दिन भर। कोरोना बाद का ये पहला बजट है। एनडीए पार्ट 2 का ये तीसरा बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये तीसरा बजट है। अब से ठीक 2 घंटे के बाद यानी सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस वक्त की बड़ी खबर है, थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन के लिए निकलने वाली हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्रालय में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 11 बजे बजट पेश करेंगी। आम बजट पेश किया जाएगा और वित्त मंत्रालय से अभी निकल करके राष्ट्रपति भवन जाएंगी। वहां पर राष्ट्रपति की अप्रूवल लिया जाता है और राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद उसके बाद सुबह 10:30 बजे यानी अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद में कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की फिर उसके बाद मोहर लगेगी। कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एक एक खबर, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ही राष्ट्रपति भवन के लिए वित्त मंत्री निकलेंगी तो उनके हाथ में आखिरकार क्या होगा। लेकिन 2014 से लेकर के 2021 तक का एक लंबा वक्फा रहा है, एक लंबा वक्त रहा है। 2014 से ले 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 ये जितने भी बजट रहे ना एनडीए के अभी तक के, किन किन वित्त मंत्रियों ने पेश किए हैं, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं। अभी जो मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, इनमें आपको स्वर्गीय अरुण जेटली भी नजर आ रहे होंगे और अरुण जेटली के अलावा इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आ रही हैं। हर एक बजट में भारत को बूस्टर डोज देने की कोशिश की गई है और हर एक बजट में कई अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं। चैलेंजेस इस लिहाज से, जब नोटबंदी लागू की गई थी उसके बाद वाला जो बजट था, कहा यह गया था कि यह बजट बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन बावजूद इसके भारत की इकोनॉमी ने एक रेजिलियंस दिखाया था। अब सवाल बड़ा यह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्या मिलने वाला है। कहा यह जा रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी अगर रिवाइव किया जाएगा ना तो यहां से इकोनॉमी रिवाइव होगी। और हां, चूंकि इकोनॉमिक सर्वे के दिन ही एक आईना पेश कर दिया गया था। कहा यह गया था कि यह बजट ठीक उसी तरीके का होगा जैसा हम प्रेरणा जो लेंगे, यह महाभारत काल से प्रेरणा लेंगे। महाभारत काल का मतलब यह है कि जब सरकार के सामने 2 चैलेंजेस होते हैं कि इकोनॉमी को बचा लिया जाए या प्रो पॉपुलिस्ट मेजर यानी जनता के चयन वाला और जनता की पसंद वाला यानी लोक लुभावन बजट पेश किया जाए या इकोनॉमी को बचाने वाला बजट पेश किया जाए, तो ऐसे में महाभारत से ली गई है प्रेरणा। डिबेट को एक बार फिर से ओपन कर दीजिए। जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं। डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी फिलिक्स हॉस्पिटल। मेजर जनरल जेके परिहार, डिफेंस एक्सपर्ट। मनीष गुप्ता, सीए टैक्स एक्सपर्ट। निशा बंत, देश की जानी मानी लॉयर है, लेकिन अभी हम चलते हैं एमजे खान के पास में। इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एमजे खान जी। अब आपसे मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की तो बात करना ही चाहूंगा, लेकिन किसानों को बनाने के लिए यह बजट किस तरह का रहेगा हमें यह बताएं, क्योंकि कोरोना प्रसार के बावजूद जब सेक्टर की बात आती है ना, शानदार ग्रोथ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की। सबसे ज्यादा लोग इसी सेक्टर में काम करते हैं। इस बजट में सरकार को कहा यह जा रहा है कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या ऐसा होगा या नहीं? इस बजट के जरिए किसानों की नाराजगी कुछ कम होगी या नहीं? एमजे खान जी। देखिए, ये बात सही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला सेक्टर है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि डिस्टॉर्शंस, गैप्स सप्लाई चेन में, वैल्यू चेन में एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा। ठीक है। और ये तीनों एक्ट इसी को ध्यान में रख के बनाए गए थे कि ये जो टोटल पोटेंशियल एग्रीकल्चर सेक्टर का उसको अनलीज करेगा और एक एनवायरमेंट इकोसिस्टम ऐसा बनाएगा जिसमें एग्रीकल्चर का ट्रेड बढ़ेगा, फार्मर को मार्केट से बेहतर तरीके से कनेक्ट करेंगे और सप्लाई चेन दुरुस्त होगा, जिससे वैल्यू एडिशन होगा और उसका लाभ किसानों को मिलेगा। रेस्ट्रिक्शन से जो किसानों को अब तक नुकसान रहा है उससे आगे बढ़ने की बात थी, लेकिन वो अभी वो चल रहा है। इस बजट में, क्योंकि मैं उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग में मौजूद रहता था जिसमें रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में 7 मिनिस्टर्स का एक कमेटी थी कि पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी पे क्या क्या मेजर्स लिए जाने हैं। तो 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी वहां तैयार हुई। तो मुझे लगता है इस बजट में, चूंकि निर्मला सीतारमण जी भी उसके सदस्य थी, कॉमर्स मिनिस्टर भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी थे उसके सदस्य। इस बजट में वो रिफ्लेक्ट होगा। वो 5 ये थे कि जैसे कैपिटल को इंडिया में लैंड कराया जाए तो चाइना से फ्लाइट लेगी या वेस्टर्न वर्ल्ड से एशियन कंट्री में लैंड होना, तो इंडिया कैसे लुक्रेटिव डेस्टिनेशन बने, प्रेफर्ड चॉइस। दूसरा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्टेप अप करना, आत्मनिर्भर भारत के ओवरऑल कंसेप्ट से उसको जोड़ना। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर इस बजट में आपको तवज्जो दिखेगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दिखेगा। तीसरा था कि जॉब्स क्रिएशन, जो जॉब्स लॉस हुआ है कोविड के दौरान, उसको कैसे जो है एक्सिलरेट किया जाए। फिर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो 24% तक डाउन चली गई थी, अभी क्वार्टर आफ्टर इंप्रूव कर रही है। तो जो लक्ष्य 11% का रखा है, तो मुझे लगता है ये अचीवेबल है, इसलिए कि लो इकोनॉमिक बेस से उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा देश।
तो जो ये लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ आएगी तो मुझे लगता है 10% के आसपास रहेगी, तो नेक्स्ट ईयर का 11% का अचीवेबल है। लास्ट ये था कि एक्सपोर्ट का, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, और सबसे हैप्पी न्यूज उसमें ये थी कि मिनिस्टर को बड़ी खुशी भी इस बात पे हो रही थी कि 24% कृषि निर्यात बढ़ा था Q2 में, जो कभी अनप्रेसिडेंटेड है। इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर का जो बयान था इस सेकेंड इनिंग में, पहला पब्लिक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दिया था नीति आयोग की बैठक में कि हमको कृषि निर्यात को दूना करना है, $30 बिलियन से 60 2022 तक, और 60 से $100 बिलियन 2025 तक। तो मैं एपिडा के बोर्ड का मेंबर भी हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत अचीवेबल है। हम लोग शायद 2022 से पहले $60 बिलियन क्रॉस कर जाएं, क्योंकि अब ठीक है जी। और मुझे लग रहा है 47 बिलियन आप 2022 के लिए आपका होने जा रहा है जी सेक्टर पे जी। और एलोकेशंस में जो 1,38,000 करोड़ के आसपास का एलोकेशन था, विच इज वेरी हाई, क्योंकि 2013-14 में कोई 22-24,000 करोड़ का हुआ करता था। ठीक है। अगर उसमें आत्मसम्मान निधि का 72,000 करोड़ का निकाल भी दें, तभी भी करीब 72,000 करोड़ बहुत बड़ा बजट एलोकेशन है। फिर भी हमें लगता है इरिगेशन सिस्टम बढ़ाया जाएगा। ठीक है। एमजे खान जी, हालांकि आप बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप बहुत ही ज्यादा आशावादी हैं, लेकिन इस आशावाद के बीच में आगे मेरा आपसे एक और सवाल होगा, जहां पर मैं आपसे पूछूंगा, अगले सेशन में मैं आपसे ये पूछूंगा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ख्वाब मुझे अभी भी रखना चाहिए या फिर नहीं। आपसे एमएसएमई सेक्टर को लेकर के मैं बात करूंगा, और आपसे मैं बात करूंगा इसके अलावा, चूंकि रोजगार को लेकर के आपने बात की है, और हां, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 4-5 मिनी बजट कोरोना के वक्त में पेश किए गए हैं, इसे भी लेकर के बात होगी। लेकिन निशा बंद के पास में चलते हैं। निशा जी, अमूमन क्या होता है ना कि मैं इंडिया न्यूज चैनल पर बहुत ही आसान शब्दों में बात करना चाहता हूं, और मेरे जितने पैनलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी बात यह है कि बहुत ही आसान शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं। मुझे नहीं समझाना जीडीपी, मुझे नहीं समझाना फिस्कल डेफिसिट, मुझे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में नहीं जाना है। आप एक महिला हैं, मुझे यह बताएं, रसोई के लिहाज से, एक वकील के लिहाज से, एक संविधान विशेषज्ञ के लिहाज से, एक इंडियन सिटीजन के लिहाज से, बजट से आपकी उम्मीदें क्या हैं? जो सबकी आंखें हैं वो हमारे आने वाले बजट पर टिकी है, और ऐसे में सरकार का एक ग्रोथ और राजकीय कोष के जो घाटे हैं उसको साधने की एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना को लेकर और वैक्सीन को लेकर भारत एक प्रगति के रास्ते पर वापस चल पड़ा है, और ऐसे में एक उद्योग क्षेत्र है जो हमारे बिजनेस फील्ड जो हमारा है वो बहुत ही राहत की उम्मीद इस आने वाले बजट से लगा कर बैठे हैं, जिससे जो हमारी महामारी के दौरान जो भी नुकसान हुआ, जो भी बिजनेस में हमारा नुकसान हुआ, उसकी भरपाई हो सके और एक देश फिर से एक तरक्की के रास्ते पर जा सके। और राष्ट्रीय, जैसे कि हमने देखा भी है कि सरकार महामारी के दौरान एक आत्मनिर्भर भारत के बारे में, आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र हमें देती आई है, और मैं समझती हूँ कि वो सिर्फ एक निवेश से ही, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग निवेश से ही हमें वो सपना साकार होता नजर आ सकता है। और हम जैसे सभी जानते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए एनआईपी का भी घोषणा की गई थी, जिसके तहत 2020 से 2025 तक 7300 परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, जिसमें 1,11,000 करोड़ खर्च करने की बात की गई थी। मैं ये समझती हूँ कि उसको और स्पष्ट रूप से आगे रखने की जरूरत है, एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड्स को लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा फोकस रहने की उम्मीद, ऐसा निशा बंद जी का कहना है, क्योंकि मेरे साथ में पैनलिस्ट लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। निशा जी, दोबारा आपके पास में आते हैं। कर्नल सौरभ सान्याल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, पीएचडी चैंबर के, और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। आपके पास में चलूं, लेकिन उससे पहले मनीष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपसे एक सवाल है मेरा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा उम्मीद है, और ऑटोमोबाइल स्क्रैप पॉलिसी क्या होगी इस बजट में, मुझे ये बताएं, और इस बाबत कोई उम्मीद की जा सकती है या फिर नहीं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किस तरह का रिवाइवल देखा जाएगा? मनीष जी, देखिए, जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और जनता को इस मामले में बड़ा दुख भी है, समस्या भी है, तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक कार के मुद्दे पर एक बड़ी घोषणा कर सकती है। अच्छा, कोई ऐसा बड़ा इंसेंटिव दे सकती है जिससे कि लोग, अभी क्या है, अभी 1-1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है, जिससे लोग पॉपुलराइज नहीं होते, उन्हें लगता है इससे बड़े चैलेंजेस सामने आएंगे। ठीक है। तो ऐसे में मुझे ऐसा महसूस होता है कि इलेक्ट्रिक कार के मुद्दे पर कोई बड़ी छूट दी जा सकती है, जिससे कि जनता को राहत भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं हम एक इलेक्ट्रॉनिक कारों के माहौल में आएंगे। एनवायरमेंट बढ़ेगा तो लगातार इलेक्ट्रिक कारें बढ़ेंगी। भाई, जिस तरीके से दूसरी बड़ी कंपनियां देश में आ रही हैं, तो मैं समझता हूं ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में बड़ा डेवलपमेंट जो होने, तो
वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों के क्षेत्र में ही होने वाला है। ठीक है। और मैं आगे आपसे ये भी पूछूंगा, अगर ऑटोमोबाइल स्क्रैप पॉलिसी फिक्स होती है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलेगा या फिर नहीं, इसे भी लेकर के मेरा अगला सवाल होगा। लेकिन चूंकि अभी अभी कर्नल सौरभ सान्याल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर के भी हैं। और कर्नल सौरभ, अ वेरी वार्म वेलकम। और उम्मीद ये कर रहे हैं, ठीक आप ही की तरह हमारी भी उम्मीद है कि इस बजट के जरिए मुझे भी बूस्टर डोज मिलेगा। रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली, सड़क, पानी के लिए क्या होगा, इस पर तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन रक्षा क्षेत्र में भारत कितना आत्मनिर्भर बनेगा, इसे लेकर के आपकी सोच क्या है? लेकिन एक मिनट रुक जाइए, अभी देखिए निर्मला सीतारमण नजर आ रही हैं और ठीक उनके हाथ में ये क्या है? पहले तो एक बही खाता हुआ करता था और जिसमें सिंह शीर्ष यानी हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो नजर आता था। लेकिन वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री की तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनके हाथ में एक फोल्डर जैसा है। क्या इस फोल्डर में कोई टैबलेट है? टैबलेट से मेरा मतलब यह है इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट, जिसमें बहुत बार डिजिटली आप अपनी फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्या ये वो है? हालांकि इससे पहले बही खाता दिखाया करती थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लेकिन अभी वित्त मंत्री के साथ वित्त राज्य मंत्री हैं। वित्त राज्य मंत्री ने एक शॉल डाली हुई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने क्रीमिश और रेड कलर की साड़ी पहनी है, चेहरे पर मुस्कान है। और हाँ, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि एक फोल्डर है या फिर कोई बैग है जहां पर हमारा जो सिंह शीर्ष है यानी राष्ट्रीय प्रतीक वो तो नजर आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ शायद ये किसी टैबलेट का अगर ये फोल्डर है तो इसका मतलब ये समझा जाए, इस बार ये कहा गया था कि इस बार डिजिटल बजट होगा, पेपरलेस बजट होगा। और जैसा कि मैं सुबह से ये कह रहा था कि ये असल में नजर क्या आ रहा है? क्या आप में से कोई गेस्ट ऐसा है जो अंदाजा लगाना चाहेगा? आप में से कोई गेस्ट ऐसा है, अगर बीच में आना चाहें तो आप बोल सकते हैं। अगर टीवी स्क्रीन पर डीके गुप्ता जी, एमजे खान जी, विनोद रावल जी, मेजर जनरल परिहार, मनीष गुप्ता जी, क्या आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं? ये क्या लग रहा है? क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी ज्यादा है। अब यहां से राष्ट्रपति भवन के लिए वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री दोनों लोग निकलेंगे। जो पहली बजट की कॉपी होती है यह राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। इस बजट भाषण में आखिरकार किसानों के लिए क्या है? इस बजट भाषण में एमएसएमई के लिए क्या है? रोजगार सृजन के लिए क्या है? यह सबसे बड़ा सवाल है। यानी ठीक अब चूंकि वक्त हो रहा है 9:11 का, यहां से राष्ट्रपति भवन जाना होगा, फिर उसके बाद वापस से संसद भवन आएंगे वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री, जहां पर कैबिनेट की बैठक होगी सुबह 10:30 बजे। कैबिनेट का अप्रूवल मिलता है और आधे घंटे के बाद फिर बजट भाषण पढ़ना शुरू हो जाता है। और अभी तक क्या होता था, इससे पहले कई गाड़ियां आती थी, गाड़ियों में कई बंडल्स होते थे, जो बजट के बंडल्स होते थे।